दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज डे 40 है और आप लोगों को डेली टारगेट में हम कुछ टॉपिक्स डेली आपको बताते हैं जो 2026 प्रीलिम्स तक हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, इनको सीधे बता देता हूँ। तो मैथ के इतने चैप्टर 17 चैप्टर्स आपको अभी तक बताए जा चुके हैं, जिसमें से 17 चैप्टर्स आप कर भी चुके होंगे। उसमें से ये पहला, दूसरा और तीसरा हम दोबारा जो है फिर से रिवीजन के तौर पे इन तीनों को हमने बताया था। इसके बाद चौथा जो है फ्रैक्शन आज भिन्न है, इसको आपको बताना है, मतलब आप आज को ये करना है। हालांकि आप चाहो तो रीजनिंग में सिलोजिज्म उठा लो, कर सकते हो, जैसे बोरिंग हो रही हो तो। वैसे मैं तो जो है मेंटरशिप में आपको बताता रहता हूँ, अगर समय मिल जाता है तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो सिलोजिज्म आप चाहो कर लो या फिर फ्रैक्शन मैथ का ही कर लो। ठीक है, तो दो में से कोई एक करना है। ठीक है, फ्रैक्शन ही कर लो, इसको सिलोजिज्म को छोड़ दो। ठीक है, जिससे क्या हो कि मैथ के चैप्टर पूरे ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, रीजनिंग पे आ जाएंगे। बाकी आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहना है डेली। ठीक है, छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है अच्छे से आप कर लोगे तो सीसेट देखिए बहुत हुआ नहीं है दोस्तों। आप कई लोग डरवाते हैं मार्केट में, हालांकि टफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ़ के कारण। टफ़ क्यों है? क्योंकि हम जीएस पे ज़्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, जीएस फर्स्ट में हम ज़्यादा टाइम देते हैं और इस पर सीसेट पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये टफ हो जाता है। क्योंकि अगर अब इस पर हम साल भर अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि ये इस पर जो है इसको हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि जीएस में ही इतना सिलेबस ज़्यादा है कि हम जीएस को साल भर पढ़ते हैं, सीसेट को लास्ट के 2-3 महीने तक पढ़ते हैं। हालांकि हमने इसको जनवरी में शुरू किया था ये प्रोग्राम, तो मैंने इसको निरंतर जो है जीएस के साथ साथ इसको देते रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से चैप्टर को जो है कवर करना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना दोस्तों। और एग्ज़ाम जो है इतना नज़दीक होने के बावजूद भी आपको मेंटली जो है स्ट्रांग रहना है, क्योंकि ये पूरी तैयारी ही आपकी मानसिक रूप से मजबूत होने की है। क्योंकि आप स्वयं को खुद देखो कि यदि आप जो है डीएम बन जाते हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हो, तो आप ये मान के चलो कि जिले का कारभार आपको संभालने के लिए पहले 6 साल की ट्रेनिंग होती है। मतलब 6 साल का मतलब 3 साल की ट्रेनिंग ही आपको वहाँ कराना पड़ेगा। लवासना में 3 बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसमें सब लोगों के साथ आपको करना होगा। फिर इसी तरीके से जो है 3 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद भी आप सीखते रहते हो। वो ट्रेनिंग की ही स्टेज होती है। 6 साल में जाकर के आपको प्रमोशन मिलता है, तब जाकर के आप आईएएस प्रॉपर बनते हो। तो अगर आप मान लो 21-22 साल की एज में हुए तो 28-27-28 साल की उम्र में जाकर के आप आईएएस बनोगे। समझ गए? तो इतनी जल्दी से जो है आईएएस का पद भी नहीं देते, क्योंकि आपको और इस पद में जाने के बाद, अब जैसे हम लोग कई बार सुनते रहते हैं, कई मिलने वाले मेरे 1-2 हैं, तो उनसे बातचीत चलती रहती है, तो ये लगता है कि यार इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि मतलब कैसे जो है हैंडल कर पाते हैं हम लोग। तो यही चीज़ है कि प्रेशर इसीलिए ये सिलेबस इतना ज़्यादा दे करके आपको अभी से इतना ज़्यादा प्रेशर दे करके आपको स्ट्रांग बनाना है कि उस समय आपको दिक्कत ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो हम यहाँ पढ़ाई भी करेंगे अच्छे से और वहाँ समाज सेवा में भी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है आज फ्रैक्शन करना है। ठीक है, मैथ के पहले चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर रीजनिंग पे आएंगे। ठीक, पॉलिटी में हमने जो है आपको कई चैप्टर दिए थे, उसमें अब आपको राज्य विधानमंडल आगे पढ़ना है। ठीक है, राज्य की विधायिका में आ गए थे और आपको मतलब राज्य सरकार में आ गए थे। ठीक है, राज्य सरकार में हमने मुख्यमंत्री वगैरह का पद आपको दिया था कि ये चीज़ें आपको कवर करनी, वो पिछले उसमें हमने बता रखा था। फिर इसमें राज्य विधानमंडल में आपको आज 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ये बहुत कम 30-40 पेज में ही खत्म है, इसलिए मैंने बोला कि इसको कर लो। राज्य विधानमंडल क्योंकि चर्चा में रहता है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि अभी पिछले साल काफ़ी चर्चा में चल रहा था कि जो राज्य विधानमंडल के द्वारा कुछ विधेयक को राज्यपाल आरक्षित कर लेता है, तो उसके लिए समय सीमा कुछ दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका जो है समाधान निकाला गया था, उसकी कुछ समय सीमा दे दी गई थी। तो इसको लेकर के वो राज्यपाल जो आरक्षित विषय करता था वो राष्ट्रपति के संदर्भ में रख लेता था। तो आप लोगों को पता ही होगा वो चीज़ें, तो इसलिए चर्चा में रहता है, इसलिए पूछ लेता हूँ। और बाकी हमारी न्यायपालिका जो एकीकृत है, इसलिए उच्च न्यायालय को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को आपने पढ़ा होगा और उच्चतम न्यायालय को, उसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय को भी आप उसी संदर्भ में मिलाकर पढ़ो। कई बार क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अगर आपने केंद्र को अच्छे से पढ़ रखा है, केंद्र को अच्छे से आपने अगर पढ़ रखा है, तो राज्य में वही चीज़ें अप्लाई हो जाती है। लगभग 90% के आसपास वही चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो आपको वैसे ही करना है। फिर आपको अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना है, क्योंकि कई बार दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय से भी एक बेसिक स्ट्रक्चर केवल आपको जानना है, बाकी इसको एक एक लाइन को पढ़ने के चक्कर में ना रहना। इसके बेसिक स्ट्रक्चर की न्यायालय काम कैसे करता है। मान लो दीवानी मामला कोई है, तो आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको प्रक्रिया तो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, मूल अधिकार के मामले में आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हो, है ना। कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि चुनाव से संबंधित, सांसद से संबंधित कोई मामला है, तो उसमें भी उच्च न्यायालय जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, है ना। फिर अधिकरण ट्रिब्यूनल्स हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ना है। जैसे एनजीटी वगैरह आप पढ़ोगे, है ना। इनसे और भी कई सारे हैं, ये तो पर्यावरण से संबंधित है तो बता दिया। फिर उपभोक्ता आयोग, अब आप कहोगे कि इसको क्यों दे दिए। दोस्तों ये देखिए, आप खुद देखो कि जिस
कोचिंग संस्था, जैसे कोई कोचिंग संस्थान है, उस पर पिछले 1.5-2 सालों में बड़ा चर्चा में रहा है कि उस पर जो है उपभोक्ता आयोग ने, कंज्यूमर फोरम ने अलग अलग नोटिस देते रहे, उनके ऊपर फाइन भी लगाते रहे। तो इसको लेकर के यूपीएससी दिमाग में रखेगा कि आजकल ये सब चल रहा है, तो आपने कभी पढ़ा? तो इसलिए इसको जो है, वैसे तो करंट अफेयर में आप कवर कर लेते हो, लेकिन जैसे करंट अफेयर में मान लो नहीं छूट गया, कई बच्चे जो है करंट अफेयर उतनी अच्छी तरीके से पकड़ उनकी अच्छी नहीं होती, तो बेसिक में ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि बेसिक से अगर 2 कथन 1 कथन रखता है तो कम से कम उसको एलिमिनेट करने की स्थिति में तो हो जाओ। फिर छठवां लोक अदालतें और अन्य न्यायालय। तो लोक अदालतें भी आपको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में भी बनी रहती है, ठीक है। अन्य न्यायालय में जैसे मोबाइल कोर्ट हो गया, हाँ, इस तरह से अन्य जो है ग्राम न्यायालय हो गया, ये सब आपको अलग से पढ़ना है, ठीक। तो ये सब काम करना है। इसके साथ साथ हिस्ट्री में हमने आपको फाइन आर्ट की बुक दी थी, आपको फाइन आर्ट की, ये मैं बता, फाइन आर्ट की बुक पढ़ने के लिए दिया था, ठीक। इसके कुछ चैप्टर भी हमने बताए थे। लेकिन अब क्या करना है आपको कि अब आपको आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक को पढ़ना है, ठीक है। हालांकि समय कम है और पूरी बुक पढ़ना नहीं है, पूरी बुक इसलिए क्योंकि मैंने इसमें से पीवाईक्यू के आधार पे कुछ चैप्टर्स को निकाला है, जहाँ से यूपीएससी हर साल प्रश्न पूछ लेता है। पिछले 10-12 सालों 15 सालों के जो मैंने पेपर्स देखे, आप तो मेरा डेली डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम आप 2012 से देख ही पा रहे होंगे, 2011 से, 2012 का भी मैंने करा दिया है। अब 2025 तक बहुत जल्दी से इसको खत्म करना है दोस्तों। टीम हमारे पास थोड़ी छोटी है, हालांकि मैंने एक व्यक्ति से बात करी, अगर वो जल्दी से इस पर जो है सहमति जता देते अपनी और हमारे साथ काम करने लगेंगे तो जल्दी जल्दी जो है डेली 2-3 वीडियो में डालने लगूंगा, ठीक है। तो ये सब काम करना है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता देता हूँ नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक में, ठीक है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्हीं को पढ़ लो, और बहुत बड़े चैप्टर हैं, मतलब इनमें से लगभग ये पूरा पढ़ने के लिए आपको 250 के आसपास पेज पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी दोस्तों अपने काम की चीज़ें निकालनी, जैसे कि यूनेस्को की भारत में विश्व धरोहर स्थल और अमूर्त सांस्कृतिक, इसका बेसिक पढ़ लो उससे थोड़ा सा। बाकी आपको जो पीटी 365 जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, या करंट अफेयर में जो भी चर्चा में उनको पढ़ो, क्योंकि वहीं से सवाल बनते हैं बेसिक से। पिछले साल की कुछ चीज़ें पूछ सकता है बहुत ज़्यादा। 2024 के पहले के करंट अफेयर में मत चले जाना, 2025 और 26 के बीच में ही रहना, और 24 में मिड 24 के आसपास रहोगे तो काम चल जाएगा आपका। धर्म दर्शन को थोड़ा देख लेना, क्योंकि यूपीएससी की काफ़ी फिलॉसफी पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाता है, इंडियन फिलॉसफी जैसे बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो धर्म दर्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि आपको केवल आज पहले आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये बड़े चैप्टर हैं दोस्तों, धीरे धीरे हम इसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, इसलिए क्यों छोड़ें इसको, ठीक है। तो ये वैसे मैंने बुक लिस्ट में पहले ही बता दिया था, आज से 4-5 महीने पहले बुक लिस्ट की वीडियो डाली थी, तो उसमें आप पढ़ रहोगे तो वो तो कवर हो जाएगा। ये तो मेंटरशिप है दोस्तों। अब आपको, क्योंकि आपने पहले कभी तैयारी नहीं करी और सीधे आके तैयारी करने लगोगे तो फिर ये कोर्स आपको पूरी तरह से सफलता के नज़दीक नहीं पहुँचा पाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो है, जो पहले से 1-1.5 साल तैयारी की है उनके लिए ये प्रोग्राम है मेंटरशिप टाइप का। हालांकि मेंटरशिप ही कहेंगे, क्योंकि यही सेम जो है हम कोचिंग में भी यही बताते हैं जहाँ पर हम जुड़े हुए हैं। खैर, तो यहाँ आपको भारतीय चित्रकला है, वही चीज़ें हैं जो फाइन आर्ट में मैंने बताई थी, बस यहाँ थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा, क्योंकि ये उसी आधार पर बनाई गई पुस्तक। इन्होंने कई सोर्सेज से लिया, ये NIOS के सोर्सेज से उठाया होगा इन्होंने, ठीक है, इग्नू के सोर्सेज से उठा लिया, ठीक है, NCERT को रख लिया, सब चीज़ों को ये रख करके एक जगह समराइज करके ये पुस्तक बन गई है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको इसमें भारतीय संगीत, इसको भी दोस्तों पूछ लेता है, जैसे कोई, जैसे बैजू बावरा है, तानसेन है, मियाँ तानसेन है, उनके बारे में यूपीएससी ने पिछले 1.5-2 साल इधर प्रश्न पूछे थे, पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, ठीक है। तो इन पे यूपीएससी फिर भारतीय नृत्य पे बना देता है, तो नृत्य में क्लासिकल नृत्य, ठीक है, संगीत में भी ऐसे ही होता है, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, या इस तरह से नॉर्मल जो लोकगीत होते हैं उन पे, ठीक है। और नृत्य विधाओं में भी यही होता है, लोक नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य, क्लासिकल डांस, इस तरह से जो है पूछ सकता है। तो इनमें आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से, फिर इसके बाद धीरे से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं दोस्तों। अगर हो सकता है कि आपको पहले चैप्टर को ही खत्म करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद इसको आप करंट बेस्ड पूरा रखना। हालांकि धर्म और दर्शन में भी करंट से ही कोई चीज़ अगर चर्चा में होगी तो यूपीएससी पूछ लेगा। हालांकि ये सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक ही चर्चा में बने रहते हैं। मान लो कोई चित्रकला है, मधुबनी के बारे में आप पढ़ते होगे, मान लो चर्चा में हो गई तो यूपीएससी बना देगा। संगीत है, किसी संगीत के बारे में अगर चर्चा में चल रहा है तो उसमें बना सकता है, ठीक है। नृत्य के बारे में कोई चीज़ चर्चा में है तो उसमें बना सकती है। मान लो भरतनाट्यम चर्चा में आ गई, या कोई राज्य का डांस अगर कथकली चर्चा में आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको नृत्यों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आपको पहले जो है पहला चैप्टर ही अच्छे से कवर करना है, और कमेंट भी करना है दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितना आपने कवर किया, कितना पढ़ा, ठीक। बाकी इनको मैंने विस्तार से बता रखा है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो मान लो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे तो पहले चैप्टर में आपको भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड, यह सबसे बड़ा और सब जरूरी चैप्टर है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें नोट करवा रखी हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता, मौर्यकाल, बौद्ध वास्तुकला, जिसमें स्तूप चैत्य, इसमें यूपीएससी ने पूछा ही है, स्तूप चैत्य में विभाजन पूछ लिया था, मतलब अंतर क्या है। गुप्त काल के मंदिर और मुगल वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया, ठीक है, मतलब विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैंने ये PDF मुझे देना भी है, तो मैंने इसे ऐसी चीज़ें लिखी कि जैसे मान लो PDF आपको दे हुई तो आप उसमें समझने में आपको दिक्कत ना हो। भारतीय चित्रकला, जिसमें प्रागैतिहासिक गुफा चित्र, जिसमें भीमबेटका, अब ये आपको अभी नहीं पढ़ना है भारतीय चित्रकला, केवल आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। लेकिन ये मैं बता देता हूँ
कि भारतीय चित्रकला जिसमें प्रागैतिहासिक, यही चीज़ें मैंने वहाँ भी बताई थी फाइन आर्ट में भी, सेम सिलेबस तो वही है ना यूपीएससी का। अजंता एलोरा की भित्ति चित्रकारी, भित्ति मतलब दीवार पर पेंटिंग जो होती, मुगल राजपूत लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग्स के अक्सर प्रश्न पूछा है। अब जैसे पेत्तादुरा के बारे में आपने पढ़ा होगा, पेत्तादुरा, इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो बताओ। पंचकारी भी बोलते हैं इसको। तो आपको ये जो है देखने को मिलेगा, कई जो है मुगल स्थापत्य जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगी कई जगह। फिर भारतीय संगीत में हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है, कर्नाटक संगीत। भारतीय संगीत को दो भागों में बांटा है, एक हिंदुस्तानी संगीत, ठीक, और एक को कर्नाटक संगीत में, ठीक, के बीच अंतर और विभिन्न घराने। अब आपको संगीत में पता चलता होगा कि कई घराने होते हैं, उससे यूपीएससी प्रश्न बना देता है। फिर और शास्त्रीय वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, है ना, एक और कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, और उनका माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले ये सब चीज़ें चलती थी तो माइंड मनोरंजन के साधनों में ये भी होता था, लेकिन इनका साइंटिफिक रीजन आजकल निकल के आ रहा है कि ये माइंड को कहीं ना कहीं, आपके राइट माइंड को बहुत ज़्यादा, राइट हेमिस्फीयर को बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तित करते हैं। फिर इसके साथ साथ भारतीय नृत्य विधाएँ, जिसमें से 8 शास्त्रीय नृत्यों को, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली की मुद्राएं, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल में है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, नृत्यों की मुद्राएं, उनकी विशेषताएं और प्रमुख लोक नृत्य पर ध्यान देना, ठीक। फिर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, हाल के वर्षों में यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय स्थलों और परंपराओं, जैसे कुंभ का मेला, दुर्गा पूजा, गरबा, ये इस प्रश्न इनसे पढ़ बने हैं पिछले। आप शांति निकेतन का पिछले 1 साल पहले पूछ ही लिया था शांति निकेतन के बारे में, है ना। तो ये करंट बेस होते हैं, क्योंकि यूनेस्को जो नए करंट के विषय चर्चा में रहते हैं तो उनसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा दोस्तों। अभी खजुराहो मंदिर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के विवाद चला था, उसमें विष्णु जी की प्रतिमा लगी थी, तो उसमें कई लोगों ने याचिका डाली थी, तो वो विवाद भी यूपीएससी घुमा फिरा करके इसी से डाल कर कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, लेकिन इसको करंट पे ज़्यादा पकड़ बना करनी, बेसिक इससे बुक से अगर चाहो तो बेसिक कर लो, वैसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा इसकी है नहीं। धर्म दर्शन मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक। तो इतना आप कर लीजिए, इसके अलावा फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको इतना कवर करना है, एक चैप्टर ये कवर करनी, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।